चलो बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काउंटिंग स्टैंडर्ड 18। बेटा सिंपल सा स्टैंडर्ड अगेन एक और सिंपल सा स्टैंडर्ड है, मतलब कुछ ऐसा इसके अंदर ये मैं बोलूँ कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल बेटा तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी बहुत ज्यादा टेक्निकल है या हो नहीं सकता। बस इसके अंदर भी वही चीज है कि आपको कुछ चीजें हैं जो याद रखनी पड़ती है। कुछ एक ग्रुप टू के बेटा जो काउंटिंग स्टैंडर्ड है ना उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि देर आर सर्टेन पॉइंट जो आपको रिकॉल करने पड़ेंगे, जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 की अगर मैं बात करके चलूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 है क्या? रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। अगेन ये भी क्या है, आपका एक डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड है। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। अब ये जो स्टैंडर्ड है अगेन ये डिस्क्लोजर कैसा स्टैंडर्ड है? डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड है। अब जो डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड है इसके अंदर ये क्या कहता है, हमने सबसे देखने की अप्लाई कहां पर करें। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसकी एप्लीकेशन एक्चुअल में हो कहां पर रही है, कि हम इस स्टैंडर्ड को लगाएंगे किस तरीके से। या मैं अगर ऐसा बोलूं कि रिलेटेड पार्टी का मतलब होता क्या है। देखो दो चीजें हैं इस स्टैंडर्ड के अंदर बेटा, दो ही चीजें हैं बस जो आपको पता होनी चाहिए। एक है डेफिनेशन और दूसरा है डिस्क्लोजर। बस बेटा तीसरी तो कोई चीज नहीं है जो मुझे स्टैंडर्ड में करने की जरूरत है। मेरे को ये पता है कि रिलेटेड पार्टी का मतलब होता क्या है, उसकी डेफिनेशन के अंदर क्या क्या फॉल करता है, और डिस्क्लोजर जो होते हैं वो कैसे देने। ठीक है, डिस्क्लोजर किस चीज का देना अगर मुझे ये पता है तो बेटा ये मेरा स्टैंडर्ड हो गया। बस ऐसा है बेटा ये स्टैंडर्ड। तो मुश्किल है क्या? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो डेफिनेशन के साथ हम शुरू करेंगे सीधा। मुझे बताओ, रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या होता है सबसे पहले? सबसे पहले अगर मैं रिलेटेड पार्टी की ही बात करके चलूं तो क्या लगता है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिलेटेड पार्टी? सुनने पे ध्यान देना, लिखने पे नहीं, क्योंकि बहुत ही रफली राइटिंग भी। बेयर टेक्स्ट बस अपने सामने आप लोग निकाल के रख लेना। बेयर टेक्स्ट में आपको बेटा रिलेटेड पार्टी मिल जाएगा। रिलेटेड पार्टी जो है जैसे नहीं है बेटा। अच्छा बेटा शुरू। इस सबसे पहले इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव ये है कि एक तो मुझे ये बताना है कि रिक्वायरमेंट क्या है डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप की, और उनके बीच जो ट्रांजेक्शन हो रही है, जो हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी है और जो हमारा रिलेटेड पार्टी है उसके बीच ट्रांजेक्शन, ये इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है। इस स्टैंडर्ड के स्कोप की अगर हम बात करके चलें, ये इस स्टैंडर्ड का स्कोप यहां तक रिस्ट्रिक्टेड है। ये कहता है कि ये अप्लाई होगा रिपोर्ट करने के लिए जो भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स है और जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टीज में रिपोर्टिंग एंटिटी, वहां तक बेटा इसकी क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा कहते हैं ये जो स्टैंडर्ड है ये अप्लाई करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, हर एक रिपोर्टिंग एंटरप्राइज की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर भी ये अप्लाई करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा सबसे मेन चीज जो आती है वो ये आती है कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप होता क्या है, कौन से रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप के ऊपर ये स्टैंडर्ड लग रहा है। तो बेटा उसके लिए एक ना पैराग्राफ है, कोशिश करना अगर ये पैरा नंबर तुम याद रख सको। पैरा नंबर 3 है। पैरा नंबर 3 के अंदर बताया गया कि कौन से रिलेटेड पार्टी की हम बात करके चल रहे हैं रिलेशनशिप की। बेटा इस पैरा नंबर 3 के अंदर ना 5 चीजें बोली गई है। इस पैरा नंबर अगर 3 को अगर आप देखोगे ना बेटा, इस पैरा नंबर 3 के अंदर 5 चीजें बोली गई हैं। सबसे पहली चीज क्या बोली गई है, मैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज बोलता हूँ। सबसे पहले उसने कहा है ऐसी एंटिटीज जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ऐसी एंटिटीज जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरी, एक या एक से ज्यादा इंटरमीडियरी के थ्रू क्या कर रही है, कंट्रोल्ड कर रही है। पहला वर्ड मैंने क्या वर्ड यूज करा, कंट्रोल। दूसरा वर्ड मैं यूज कर रहा हूं या फिर कंट्रोल्ड बाय, और तीसरा वर्ड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं या फिर अंडर अ कॉमन कंट्रोल, या फिर क्या अंडर अ कॉमन कंट्रोल। क्या बोला मैंने, एंटिटी जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसके साथ बेटा? थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरी, या तो कंट्रोल कर रही है, या कंट्रोल हो रही है, या कॉमन कंट्रोल के अंदर, या कॉमन कंट्रोल के अंदर है विद द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, जो भी रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है उसके साथ। तो बेटा उसको क्या बोलेंगे? रिलेटेड पार्टी। उसको क्या बोलेंगे? रिलेटेड पार्टी। समझ में आया बेटा? पहला पॉइंट क्लियर है। यस सर। दूसरा क्या बोलता है? जो भी एसोसिएट्स है और ज्वाइंट वेंचर है, जो भी एसोसिएट है और जो ज्वाइंट वेंचर है, उसको क्या बोल देंगे हम? और या फिर एसोसिएट है या ज्वाइंट वेंचर है ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी का एसोसिएट है या ज्वाइंट वेंचर है, या फिर एक इन्वेस्टिंग पार्टी है, या फिर क्या बोल रहे हैं? एक इन्वेस्टिंग पार्टी है। ये वाला पॉइंट इतना टेस्ट नहीं होगा, फिर भी एक इन्वेस्टिंग पार्टी है, ठीक है, या फिर वेंचरर है, जिसके रिस्पेक्ट में रिपोर्टिंग एंटरप्राइज जो है, या वो एसोसिएट है या ज्वाइंट वेंचर है, मतलब हम जो है वो एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर है किसी इन्वेस्टिंग पार्टी, तो क्या है? रिलेटेड है। तो दो चीजें अब तक करी मैंने। पहला मैंने क्या बोला? एक ऐसी एंटरप्राइज जो कि कंट्रोल कर रही है। अगर कंट्रोल कर रही है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि होल्डिंग है उसकी। अगर कंट्रोल कर रही है मैं ऐसा बोल सकता हूँ होल्डिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कंट्रोल्ड बाय, कंट्रोल्ड, अगर कंट्रोल बाय हो रही है तो यानी वो सब्सिडरी बन गई है, रिपोर्टिंग एंड इट इज अ सब्सिडरी। कॉमन अगर कंट्रोल है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फेलो सब्सिडरीज है? कॉमन कंट्रोल का मैं ऐसा बोल सकता हूँ फेलो सब्सिडरीज है। तो अगर मैं पहले पॉइंट की बात करके चलूं बेटा, पैरा नंबर 3 के अंदर वो बात करता है होल्डिंग कंपनी की, वो बात करता है सब्सिडरी की, वो बात करता है फेलो सब्सिडरीज की। वो बात करता है होल्डिंग की, सब्सिडरी की और फेलो सब्सिडरी की, बेटा वो बात करके चलेगा। ठीक है। दूसरे पॉइंट के अंदर उसने क्या बोला? दूसरे पॉइंट के अंदर उसने बात कर रहा है कि ज्वाइंट वेंचर है या फिर एसोसिएट है, किसका? रिपोर्टिंग एंटरप्राइज का। वैसे तो यही इतना पॉइंट ही बोल, लेकिन स्टिल भी अगर मान लो कोई क्या है, इन्वेस्टिंग पार्टी है या फिर वेंचरर है, जिसके रिस्पेक्ट में जो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो ज्वाइंट वेंचर नहीं एसोसिएट है। समझ में आया? तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है? ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट आता है इंडिविजुअल्स के ऊपर। कह रहे हैं एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि क्या करता है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिसका क्या है? इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट किसके अंदर है? वोटिंग पावर के अंदर। जिसका इंटरेस्ट किसके अंदर है? वोटिंग पावर। एंटरप्राइज की जो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है उसकी वोटिंग पावर के अंदर इंटरेस्ट है। ठीक है, जिसकी वजह से उसको क्या मिल रहा है? कंट्रोल मिल रहा है, या उसका क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। और ऐसे ही इंडिविजुअल के जो रिलेटिव्स हैं वो भी क्या है? रिलेटेड पार्टी। ऐसा इंडिविजुअल जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई इंटरेस्ट है वोटिंग पावर के अंदर, जिसके थ्रू उसको कंट्रोल मिल रहा है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मिल रहा है, ठीक है, ओवर द एंटरप्राइज, और रिलेटिव जो हो गए ऐसे इंडिविजुअल के। अगला पॉइंट कहता है जो की मैनेजरियल पर्सोनल होते हैं उनके रिलेटिव्स हो गए, और एंटिटीज हो गई जिनके ऊपर इनका क्या है? कंट्रोल है, या सिग्निफिकेंट क्या है? इन्फ्लुएंस है। ठीक है, क्या बोला मैंने? की मैनेजरियल पर्सोनल, उनके रिलेटिव, या फिर ऐसी एंटिटीज जिनका, जिनके ऊपर, जिन एंटिटीज के ऊपर इन लोगों का क्या है? एक्सरसाइज करते हैं कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। एक्सरसाइज करते हैं कंट्रोल या फिर सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस। समझ आया बेटा? यस सर। चलो, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? अगला पॉइंट हमारे पास क्या आएगा? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है एंटरप्राइज ओवर विच, मतलब मैंने वैसे यहां पर साथ के साथ कवर कर दिया, मैंने वैसे यहां कवर कर दिया, ठीक है, लेकिन उसमें अलग से लिखा हुआ सी और डी के बारे में उसने अलग से लिखा है, मतलब डी में उसने स्पेसिफिकली बात करी है केएमपी और उनके रिलेटिव्स की। उसने फिर उसके बाद बोला है ऐसी एंटरप्राइज जो कि सी और डी में लिखी हुई है। यहां पर भी तो इंडिविजुअल की बात हो रही थी, अगर तुम ध्यान से देखो पॉइंट नंबर सी के अंदर इंडिविजुअल की बात हुई है, कह रहे हैं ऐसे इंडिविजुअल जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल है, ठीक है, और उनके रिलेटिव्स। यहाँ पर केएमपी और उनके रिलेटिव्स की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ऐसी एंटरप्राइजेस जिन एंटरप्राइजेस के ऊपर इन लोगों का क्या है? कंट्रोल। इन लोगों का क्या है? कंट्रोल है, या फिर वो क्या कर सकते हैं? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो बेटा वो भी क्या बन जाएंगे? रिलेटेड पार्ट। वो भी क्या बन जाएंगे? रिलेटेड पार्ट। बोलो बेटा, समझ में आया?
यस सर। अच्छा, अब एक चीज समझो, अगर मान लो दो कंपनीज है, बड़े ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट। अगर मान लो बेटा दो कंपनीज है और दोनों ही कंपनीज ऐसी हैं कि जिसके अंदर कॉमन डायरेक्टर्स, जिसके अंदर क्या है, कॉमन डायरेक्टर्स है, तो क्या मैं इनको रिलेटेड बोल दूं? क्या मैं इनको रिलेटेड बोल दूं? कॉमन डायरेक्टर है सर। क्या लगता है, क्या इनको रिलेटेड बोलना सही ठीक रहेगा बेटा? यस सर। रिलेटेड बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता बेटा। बेटा एक पर्सन जो है, एक इंडिविजुअल जो है, वो मल्टीपल कंपनीज के अंदर डायरेक्टर हो सकता है। कंपनी लॉ जब तुम लोग पढ़ोगे, कंपनी लॉ के अंदर आएगी प्रोविजन कि एक बंदा जो है कितने कंपनीज के अंदर डायरेक्टर हो सकता है। अगर मान लो मैं दो कंपनीज के अंदर डायरेक्टर हूँ, ठीक है, तो वो दो कंपनीज थोड़ा रिलेटेड हो गई। कॉमन डायरेक्टर होने की वजह से कोई दो कंपनीज रिलेटेड नहीं हो जाएगी। वो रिलेटेड कब होगी? जो ऊपर आपने 5 पॉइंट पढ़े हैं, मान दिया, जो ऊपर हमने 5 पॉइंट पढ़े, क्या हम कंट्रोल कर रहे हैं? अगर अच्छा, अगर मैं डायरेक्टर हूँ दो कंपनी के बीच में, बेटा क्या मैं कंट्रोल कर रहा हूँ उसको? नो सर। नहीं ना। क्या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की यहाँ पर बात हो रही है? वो भी नहीं हो रही। मेरे डायरेक्टर बनने से कोई मेरा वो थोड़ा आ गया, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस थोड़ा ना आ रहे हैं, कंट्रोल थोड़ा ना आ रहा है दो कंपनी में। हाँ, अगर मान लो दो एंटिटीज ऐसी हैं जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो है वो सिग्निफिकेंट कॉमन पर्सन के सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में है, फिर वो रिलेटेड है, फिर उनको रिलेटेड है। क्या बोला मैंने? दो एंटिटीज हैं, दो एंटिटीज हैं, ये कौन गया? नीचे। दो एंटिटीज हैं विच आर अंडर द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ अ कॉमन पर्सन, उसको रिलेटेड बोल देंगे। अब आपके माइंड में यहाँ पे ना क्वेश्चन उठने चाहिए जब ये डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्योंकि इस डेफिनेशन के अंदर बेटा बहुत सारी चीज वर्ड है। एक वर्ड तो आया कंट्रोल। मुद्दा ये आता है, ये कंट्रोल का मतलब होता क्या? पहला वर्ड आपके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर आया कंट्रोल। हम ये कह रहे हैं कि इस कंट्रोल का मतलब क्या है। फिर एक हमने वर्ड यहाँ पर यूज करा है सब्सिडरी। सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? हमने वर्ड यूज करा, मैंने आपका एक्सप्लेनेशन में वर्ड यूज करा फेलो सब्सिडरी। फेलो सब्सिडरी का क्या मतलब होता है? ठीक है। हमने अब ये चीजें जो है कहीं ना कहीं हमें पता होनी चाहिए बेटा, तभी बात बनेगी, तभी हम बता पाएंगे रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सिग्निफिकेंट, सबसे पहले बात करके चले एक एक करके हम बात करते हैं। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी एक वर्ड आया था बेटा। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब कहा जाता है? कह रहे हैं जहां पर आपके पास 20% की वोटिंग पावर है, जहां पर आपके पास 20% की वोटिंग पावर है, वहां पर हम कह सकते हैं कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। देयर इज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। समझ में आया बेटा? यस सर। अगर किसी के पास 20% का उससे ज्यादा का कंट्रोल है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ 20%। 20% वोटिंग पावर है, 20% या उससे ज्यादा की वोटिंग पावर है, देन यू हैव द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। देन उस केस में क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। ठीक है बेटा? क्लियर है? यस सर। अच्छा, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? जब मैं कंट्रोल की बात करता हूं तो बेटा यहाँ पर पता है क्या चीज आएगी? कंट्रोल की अगर हम बात करके चलें, चलो आपको ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पर ना स्टैंडर्ड चिपका ही देता हूँ और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। 2 मिनट दो, मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड चिपका देता हूँ। बेटा मैंने क्या करा है, आपके सामने ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 जो है वो आपके सामने चिपका दिया। ठीक है जी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के अंदर ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिए। बेटा ये हमने पढ़ा है, हमने मैंने अभी अभी आपको जो पढ़ाया ना वो ये पढ़ा है कि ये स्टैंडर्ड डील किस साथ करता है, उन रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप के साथ जो ये डिस्क्राइब है। ऐसी एंटरप्राइजेस जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक है एक साथ इंटरमीडिएट के थ्रू कंट्रोल करती है, या आर कंट्रोल्ड बाय है, या अंडर कॉमन कंट्रोल है। मतलब होल्डिंग आ गई, सब्सिडरी आ गई, फेलो सब्सिडरी आ गई। ठीक है। आगे क्या बोलता है, एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर है किसकी, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज की।
या फिर जहां पर इन्वेस्टिंग एंड पार्टी या वेंचरर जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिपोर्टिंग एंटरप्राइज एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर, इंडिविजुअल्स हैं जो ओन करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्ट वोटिंग पावर के अंदर, जो उनको कंट्रोल देता है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस देता है एंटरप्राइज के ऊपर, और ऐसे इंडिविजुअल्स के रिलेटिव्स, केएमपी और ऐसे रिलेटिव्स ऐसे पर्सोनल के, ऐसी एंटरप्राइजेस जिसके अंदर जो पर्सन डी सी और डी में हमने बोले हैं वो एक्सरसाइज कर सकते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। चलो बेटा, इसके बाद आपको किस चीज के ऊपर फोकस करके चलना है? अब आ जाओ जरा पॉइंट नंबर 5 के ऊपर, पॉइंट नंबर 4 के ऊपर आ जाओ। ये जो पैरा नंबर 4 है, पैरा नंबर 4 को बस एक बार रीड करना है और जाने देना है। यहाँ पर हमारे पास पहला पॉइंट उसने बोला कि दो कंपनीज जिसके अंदर मान लो कॉमन डायरेक्टर है, दो कंपनी जिसके अंदर कॉमन डायरेक्टर है, कहेंगे वो रिलेटेड नहीं माने जाएंगे अनलेस कि ऐसा है कि डायरेक्टर्स जो है वो अफेक्ट कर पा रहे हैं दोनों कंपनीज की पॉलिसीज को म्यूचुअली, इन म्यूचुअल डीलिंग्स वो दोनों कंपनीज की पॉलिसी को अफेक्ट कर पा रहा है। मतलब मैं हूं एक कंपनी में डायरेक्टर, मैं हूं बेटा एक कंपनी में डायरेक्टर से एक्स लिमिटेड, मैं वाई में डायरेक्टर हूँ, इन दोनों के बीच कोई डीलिंग हो रही है, कोई भी डीलिंग हो रही है से एक्स वाई जेड। अब ये जो जो भी डीलिंग हो रही है इस म्यूचुअल डीलिंग के अंदर मैं पॉलिसी को क्या कर सकता हूँ? अफेक्ट कर सकता हूँ। मैं पॉलिसी को क्या कर सकता हूँ? अफेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं पॉलिसी यस को क्या सर। कर सकता हूँ? तो बेटा यहां पर हम क्या आ जाएगा, तब उस केस में रिलेटेड बन जाएगा, अदरवाइज रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, एक सिंगल कस्टमर है, एक सिंगल सप्लायर है, एक सिंगल फ्रेंचाइजर है या डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके साथ एंटरप्राइज का सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ बिजनेस है, मतलब एक लार्ज स्केल के ऊपर काम कर रहे हैं। बेसिकली इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है उसके ऊपर। बेटा इकोनॉमिक डिपेंडेंसी से मतलब ये नहीं होता कि रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। अब मान लो किसी ने क्या लिया हुआ, डीलरशिप ही ले रखी है, एक्सक्लूसिव डीलरशिप ले रखी है। गवर्नमेंट ने क्या करा, कोई लेकर आई स्कीम लेकर आई एक प्रोडक्ट के लिए, गवर्नमेंट ने क्या कहा, टेंडर निकालो, गवर्नमेंट ने एक बंदे को एक्सक्लूसिव डीलरशिप दे दी, ये कोई बंदा था इसको एक्सक्लूसिव डीलरशिप दे दी। बेटा आप इसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए ना, हम तो इसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। जब भी सामान चाहिए यस होगा इसी सर। से एक्सक्लूसिव डीलर ही है, एक्सक्लूसिव डीलर ही है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूं, बेटा जैसे मान लो अलग अलग रेस्टोरेंट्स नहीं होते, रेस्टोरेंट चेन्स जो होती हैं, जैसे से ओवन फ्रेश हो गया या निक बेकर्स हो गया, ठीक है, या और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, और समझ गए आप, जैसे ओवन फ्रेश हो गया, निक बेकर्स हो गया, इस टाइप के हो गए। बेटा ये कितने जगह पे है? कोई ऐसा तो है नहीं ये सिर्फ दिल्ली में रहने हैं, हर जगह ही है ना बेटा, मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, हर एरिया में। आजकल तो जो मतलब मैं कह रहा हूँ ना रिलीजियस प्लेसेस है, वहां पर भी कहीं ना कहीं हमको ही मिल जाते हैं, वहां पर भी मिल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, तो मैं अभी पिछले साल गया था वैष्णो देवी, मतलब थोड़ा टाइम पहले वैष्णो देवी गया था पिछले साल दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में कुछ। तो बेटा जब मैं नवंबर दिसंबर नहीं, अभी मार्च अप्रैल में गया था वैष्णो देवी। तो जब मैं वैष्णो देवी गया था बेटा अभी पीछे, तो मैंने वहां पर देखा कि वहां पर ना डोमिनोज है। वैष्णो देवी में जो रास्ते में डोमिनोज का अब एक आउटलेट है, अनियन नहीं यूज करते वहां पर वो, लेकिन उन्होंने आउटलेट बनाया हुआ, हर जगह अवेलेबल है ना आजकल। बेटा कई बार क्या होता है, कंडीशन होती है कि जैसे इस ट्राई सिटी में, जैसे ट्राई सिटी की एक कंडीशन है कि एक ओवन फ्रेश है, कहना ओवन फ्रेश जो है वो एक ही जगह है, ओवन फ्रेश की डीलरशिप एक ही बंदे को मिलेगी, एक ही बंदा डीलरशिप कर ले सकता है ओनरशिप की, और कोई नहीं ले सकता। हाँ, इसके आउटलेट जितने मर्जी हो सकते हैं लेकिन डीलरशिप एक के पास ही है। एक ऐसे से एग्जांपल दिया आपको, ठीक है बेटा। इसी तरीके से प्रोडक्ट के केस में तो हो सकता है कि एक सिंगल ही बंदा यार, एक सिंगल कस्टमर है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस उसके ऊपर है, तो इकोनॉमिक डिपेंडेंस उसके ऊपर होने से हम उसको ये नहीं बोल देंगे रिलेटेड। अगला वो क्या कहता है कि पार्टीज जो नीचे लिस्टेड बिलो है, कहना ये जो हमने हमको पार्टीज दे रखी हैं, प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, ट्रेड यूनियन, पब्लिक यूटिलिटीज, गवर्नमेंट, बेटा इनके साथ आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है, नॉर्मल डीलिंग हो रही है, तो बेटा उसको हम रिलेटेड पार्टी नहीं बोल देंगे। अच्छा, अब इसके बाद बेटा हमने किस चीज के ऊपर ध्यान देना है? इसके बाद आपको जो ध्यान देके चलना है वो मेन आ जाओ सीधा सीधा पैरा नंबर 10 के ऊपर, उससे पहले वाले पैराग्राफ के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, सीधा पैरा नंबर 10 के ऊपर आओ। कह रहे हैं रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या होता है? कह रहे हैं पार्टीज को हम कंसीडर करके चलेंगे रिलेटेड अगर किसी भी टाइम पे, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, एक पार्टी जो है उसके पास एबिलिटी है कि वो दूसरी पार्टी को कंट्रोल कर सकती है, वन पार्टी कैन कंट्रोल द अदर पार्टी, या फिर एक्सरसाइज कर सकती है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, एक्सरसाइज कर सकती है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द अदर पार्टी इन मेकिंग द फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग डिसीजन, या फाइनेंशियल डिसीजन में या ऑपरेटिंग डिसीजन में। तो बेटा ऐसी पार्टी को हम क्या बोलेंगे? रिलेटेड पार्टी। दोबारा से ये बेटा पता होना चाहिए, रिलेटेड पार्टी क्या होती है? ऐसी पार्टी जो किसी भी टाइम पे रिपोर्टिंग पीरियड में एक पार्टी के पास एबिलिटी है, किसी भी टाइम पे रिपोर्टिंग पीरियड में एक पार्टी के पास एबिलिटी है कि वो दूसरी पार्टी को कंट्रोल कर सकती है, या वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सरसाइज कर सकती है ओवर द अदर पार्टी, किस चीज के अंदर?
या तो फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर या फिर ऑपरेटिंग डिसीजन के अंदर। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होता क्या है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के अंदर होता है कि आपने क्या करे हैं, रिसोर्सेज ट्रांसफर करे हैं या फिर क्या है, ऑब्लिगेशन है दो रिलेटेड पार्टी में, रिगार्डलेस रिगार्डलेस की वेदर प्राइस जो है वो चार्ज करा गया नहीं गया। आप और मैं क्या है, रिलेटेड पार्टी है से, हमारे बीच कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, मैंने आपको क्या करा, कुछ एसेट दिया, एसेट आपको कुछ ट्रांसफर करे हैं, हमारे बीच कोई ट्रांजेक्शन हुई है, मैंने आपसे प्राइस चार्ज करा है नहीं करा। नाउ दिस ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड पार्टी, दिस ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। ठीक है बेटा, मुझे तो यहां तक क्लियर है। यस सर। चलो बेटा, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, इस स्टैंडर्ड की थ्योरी के ऊपर मैं आपको सीधा सीधा बोलूं कि इस स्टैंडर्ड की थ्योरी के ऊपर टाइम लगाना जरूरी है, क्योंकि मीनिंग क्लियर होगा तभी क्वेश्चन कर पाओगे। अच्छा, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? अब कंट्रोल का मतलब समझो। कंट्रोल के अंदर बेटा उसने सबसे पहली चीज क्या बोली, कंट्रोल के अंदर वो कहता है कि ओनरशिप है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मोर देन हाफ ऑफ द वन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर, यानी 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा की क्या है वोटिंग पावर है, मोर देन हाफ बोल रहा है, 50% ज्यादा की क्या है वोटिंग पावर है, 50% ज्यादा की क्या है वोटिंग पावर है। दूसरा क्या बोलता है कि कंट्रोल कर सकते हैं कंपोजिशन, क्या कंट्रोल कर सकते हैं बेटा, कंपोजिशन, कंपोजिशन किस चीज का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन हम कंट्रोल कर सकते हैं कंपनी के केस में, या फिर अगर मान लो अदर वो कंपनी नहीं है कोई और एंटरप्राइज है, तो जो भी उसकी गवर्निंग बॉडी है उसके हम कंपोजिशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वोटिंग पावर के अंदर। बेटा क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वोटिंग पावर के अंदर, या पावर है कि डायरेक्ट कर सकते हैं बाय स्टैट्यूट कि एक फाइनेंशियल या ऑपरेटिंग पॉलिसी। अब यहाँ पर क्या रहता है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट पे फोकस करो बस तुम लोग। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, 20% या उससे ज्यादा की क्या है वोटिंग पावर है, 20% या उससे ज्यादा की अगर क्या है वोटिंग पावर है तो देर इज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व। एक वर्ड आता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है, कह रहे हैं आप पार्टिसिपेट कर सकते हो फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन के अंदर, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास इतना इन्फ्लुएंस है कि हाँ मैं उसके ऊपर पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, अपनी ओपिनियन रख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं को नहीं है मुझे तो इसको कंट्रोल करना है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। एसोसिएट का मतलब क्या होता है, एसोसिएट होता है एक ऐसी एंटरप्राइज जिसके अंदर जो भी रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है बेटा, रिपोर्टिंग जो पार्टी है उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, उसका क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो ना होल्डिंग नहीं है, वो सॉरी सब्सिडरी नहीं है या ज्वाइंट वेंचर नहीं है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 20% से ज्यादा की वोटिंग पावर है, लेकिन सब्सिडरी नहीं है। सब्सिडरी कब बनती है, अगर 50% ज्यादा की वोटिंग पावर है, अगर 50% से ज्यादा, क्लियर है बेटा? यस सर। चलो, उसका नेक्स्ट क्या बोलते हैं, ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, मतलब बेसिकली समझ लो ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है जहां पर दो या दो से ज्यादा पार्टी जो है वो मिलती हैं, कहते हैं कि हम ये इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे। मान लो बेटा कोई प्रोजेक्ट आया, कोई बिल्डिंग बनानी थी, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी थी और जल्दी बनानी थी बिल्डिंग, तो और एक के लिए पॉसिबल नहीं था, तो हमने क्या करा, हमें पता था कि यार हमारा ना एक कॉम्पिटिटर है या हमारे एक और पार्टी है जो ना इसी काम में है, कहना अगर हम दोनों मिलके काम करें ना ये, तो दोनों का फायदा हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई एक अप्लाई करेगा तो काम बनेगा नहीं। तो हमने क्या करा, मिलके एक ज्वाइंट वेंचर फॉर्म कर लिया, एक अरेंजमेंट कर लिया फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से। मैंने कहा कि भाई हम दोनों मिलके काम करेंगे, ये मान लो हर्षित और ये अरमान, दोनों ने HA लिमिटेड करके इन्होंने बना लिया। अब HA लिमिटेड करके इन्होंने बेटा एक ज्वाइंट वेंचर से फॉर्म कर लिया, फॉर द पर्पस ऑफ दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट दे विल डू, कह रहे हैं ये क्या करेंगे बेटा, ज्वाइंट वेंचर फॉर्म करेंगे। अब ज्वाइंट वेंचर की काउंटिंग आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है, CMA के सिलेबस में तो है ज्वाइंट वेंचर की काउंटिंग, आपके सिलेबस में नहीं है। तो बेटा जो इनके बीच अरेंजमेंट हुआ है दैट इज अ ज्वाइंट वेंचर। अच्छा, ज्वाइंट कंट्रोल क्या होता है, कह रहे हैं कि जो शेयर कर रहे हो आप पावर, ताकि आप क्या कर सको, फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसीज जो है उसको आप गवर्न कर सको, ताकि उससे बेनिफिट ले सको। अगला क्या बेटा, KMP। KMP का मतलब क्या होता है, बस सुनना है आपने और आगे बढ़ना है। KMP का मतलब क्या है, ऐसे पर्सन जिनके पास अथॉरिटी है या जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्लान करोगे, आप टेक्ट करोगे, कंट्रोल करोगे जो भी रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है उसकी एक्टिविटी है। रिलेटिव का क्या मतलब होता है बेटा, रिलेटिव का मतलब, हाँ जी, यस रिलेटिव का सर। क्या, इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल। रिलेटिव का मतलब क्या हो गया, रिलेटिव बेटा आप लोगों ने बहुत जगह पे पढ़ा होगा, आपने लॉ में भी पढ़ा होगा, ऑडिट में भी शायद एक दो जगह पे पढ़ रखा होगा।
आपने फिर इसको इनकम टैक्स में भी पढ़ा होगा, रिलेटिव का मतलब, इनकम टैक्स में तो फ्रैक्शनल चैप्टर में भी पढ़ा होगा, है ना। तो रिलेटिव का मतलब होता क्या है, कह रहे रिलेटिव का मतलब है स्पाउस, ठीक है, सन, डॉटर, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर, who may be expected to influence or be influenced by the individual in his or her dealing with the reporting enterprise। जो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है, जो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है उसके साथ क्या है, इन्फ्लुएंस है। मतलब जो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है उस इंडिविजुअल का क्या है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है। जैसे सपोज करो मैं काम कर रहा हूँ, से मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है, या मेरा समझो मैं टीचिंग में ही हूँ यार, मेरे भाई का मान लेते हैं स्टेशनरी का बिजनेस है, ठीक है। अब भाई का स्टेशनरी का बिजनेस है, बट अब मान लेते हैं हमने कंपनी फॉर्म करी हुई है, जैसे भी जो भी एंटिटीज बनाई हुई है, आप जो मर्जी लगाओ, जो मर्जी एंटिटी बनाई हुई है, मुझे बस इतना बताना। अब मुझे तो प्रिंट आउट्स भी करवाने होते हैं, मेरे को तो फोटो कॉपी भी करवाने होते हैं, है ना, ऑफिस के लिए भी रिंग्स वगैरह में चाहिए होते हैं, सामान चाहिए होता है। क्या मेरा इन्फ्लुएंस है, क्या मेरा उस एंटिटी के ऊपर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो सकता है, यस सर। या उनका मेरे पे इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में वो वही बोल रहा है कि स्पाउस हो गया, सन हो गया, डॉटर हो गया, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, ठीक है, फादर मदर हो गया, who may be expected to influence या be influenced by, जो एक्सपेक्टेड है कि इन्फ्लुएंस होंगे या बी इन्फ्लुएंस बाय किससे, इन डीलिंग्स जो भी हो रही है रिपोर्टिंग एंटरप्राइज से। होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या होता है, एक कंपनी जिसकी एक या एक से ज्यादा क्या बेटा सब्सिडरी है उसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। सर अगला आ जाता है सब्सिडरी। सब्सिडरी का क्या मतलब है, सब्सिडरी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर किसी और कंपनी का बेटा क्या है, कंट्रोल है, इन विच अनदर कंपनी या तो क्या करती है खुद से या किसी और सब्सिडरी के थ्रू हाफ से ज्यादा नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, नॉमिनल वैल्यू का हाफ से ज्यादा क्या है शेयर, या फिर क्या है कंट्रोल करती है आइदर इटसेल्फ या तो खुद से या सब्सिडरीज के थ्रू कंपोजिशन को। तो सब्सिडरी कब बनेगी, अगर 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है, या फिर हम क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं जो भी कंपोजिशन है बोल। फेलो सब्सिडरी कौन सी होती है, ए कंपनी को फेलो सब्सिडरी मानी जाएगी अगर वो दोनों सब्सिडरी एक ही होल्डिंग कंपनी की है। ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड की बेटा सब्सिडरी है बी लिमिटेड, ए लिमिटेड की सब्सिडरी है सी लिमिटेड, बेटा इन दोनों को मैं क्या बोल रहा हूँ फेलो सब्सिडरीज, इन दोनों को क्या बोल रहा हूँ फेलो सब्सिडरीज। ए और बी है, ए को मैं क्या बोलूंगा होल्डिंग, बी को क्या बोलूंगा सब्सिडरी, ए और सी, ए होल्डिंग सी सब्सिडरी। समझ आ गया बेटा। यस सर। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ना कंट्रोल के बारे में बोला हुआ है, ठीक है। अब कंट्रोल के अंदर देखो तुमने बताया हुआ है कि कंट्रोल के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। एक बार बस फटाफट से रीड करेंगे देन वी विल मूव फॉरवर्ड, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे कंट्रोल वाले पॉइंट के ऊपर। उसके बाद बेटा बस हमने क्या करना है फिर क्वेश्चंस के ऊपर भागना है, ठीक है। ये चीज पढ़ के डिस्क्लोजर कैसे देना होता है, ठीक है, उसके बाद हम बस क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएंगे। तो जरा आ जाओ यहाँ पर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है एक कंपनी की, कंट्रोल कब होता है, कह रहे कंपोजिशन को आप कंट्रोल कब कर सकते हो, ये बताया गया। कह रहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपोजिशन इज कंसीडर टू कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कब कर सकते हो कंट्रोल, अगर आपके पास पावर है कि बिना किसी कंसेंट के, बिना किसी और पर्सन की कॉन्फ्रेंस के आप अपॉइंट कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। किसी एक कंपनी के मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर को मैं रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या है बेटा, कंट्रोल है, मेरे पास क्या कंट्रोल है। एन एंटरप्राइज इज डीम्ड टू हैव द पावर टू अपॉइंट द डायरेक्टर, अगर सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। A person cannot be appointed as a director without the exercising his favor by enterprise of such power as aforesaid। कह रहा बिना पावर एक्सरसाइज करे अपॉइंट करा जा ही नहीं सकता। जो हमने पावर दी है उस पावर को एक्सरसाइज करे बिना हम कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट ही नहीं पॉसिबल। या फिर एक पर्सन की अपॉइंटमेंट जो हुई है एज डायरेक्टर वो किस वजह से हुई है, जो उसका पोजीशन होल्ड है बेटा उस वजह से उसकी अपॉइंटमेंट हुई है, जो पोजीशन होल्ड है उस वजह से हुई है, ठीक है। यस सर।
चलो अगला पॉइंट क्या है। डायरेक्टर जो है बेटा किसी ऐसी एंटरप्राइज ने नॉमिनेट करा है, इन केस द एंटरप्राइज इज अ कंपनी, द डायरेक्टर इज नॉमिनेटेड बाय द कंपनी और सब्सिडियरी। मतलब कंट्रोल कर सकते हैं कंपोजिशन, कहने हम आगे उन्होंने क्या बोला है, कह रहे हैं कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कोई इनमें से कोई भी। हम मान के चलेंगे डीम्ड है कि आपके पास पावर है कि आप डायरेक्टर डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो, कि अगर डायरेक्टर जो है वो नॉमिनेट कौन कर रहा है, एक एंटरप्राइज कर रही है, और एंटरप्राइज क्या है, कंपनी है। तो डायरेक्टर जो है वो नॉमिनेट कर सकती है, उसकी सब्सिडरी या कंपनी देयर ऑफ कर सकती है। बेटा इसी तरीके से अब यहाँ पे बोला, अगर गवर्निंग बॉडी जो है, अगर मान लो कंपनी नहीं है, तो उस केस में कैसे आप कंपोजिशन को सेट कर सकते हो। ठीक है। मेंबर जो है गवर्निंग बॉडी का वो नॉमिनेट करा किसी और ने, पर्सन की अपॉइंटमेंट जो है वो पोजीशन की वजह से है। तो वही बेटा बातें जो है रिपीटेड लिखी हुई है, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो बेटा यहाँ पर दिया हुआ है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मीनिंग पैरा नंबर 13 में। पैरा नंबर 13 में जाके बोलता है कि 20% ऑफ द वोटिंग पावर जो है, अगर उससे कम है तो हम मान के चलते हैं कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है। तो बेटा मुझे यहाँ से पता लगता है कि 20% चाहिए, या यहाँ पर भी देख लो, कहना अगर एक इन्वेस्टिंग पार्टी जो है वो 20% या 20% ज्यादा होल्ड करती है वोटिंग पावर, तो हम कहेंगे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अनलेस क्लियरली डेमोस्ट्रेट हो रहा है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि 20% जो है वो है, 20% जो है वो मेरे पास है वोटिंग पावर, लेकिन स्टिल सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि मैं प्रूव कर सकता हूँ कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। या फिर मैं कह रहा हूँ कि 20% से कम है, लेकिन सर्कमस्टांसेस आर सच दैट देयर इज अ, आप प्रूव कर सकते हो कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तब भी है, कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तब भी है। ठीक है बेटा। यस सर। चलो बेटा, इसके बाद बेटा मुझे बस डिस्क्लोजर वाले पे आ जाओ। डिस्क्लोजर की अगर हम बात करके चलें, तो बेटा आपको डिस्क्लोजर किस चीज का लेके चलना है। बेटा देखो डिस्क्लोजर्स के लिए देखो क्या चीज चेक करनी होती है, बड़ा आसान है। आप चेक करो क्या रिलेटेड पार्टी थे किसी भी टाइम पे ड्यूरिंग द पीरियड, जिस टाइम पीरियड का हम डिस्क्लोजर देके चल रहे हैं, जो हमारा रिपोर्टिंग पीरियड है, आप ना चेक करो। ठीक है। तो उस वाले केस के अंदर हमने क्या करना है, उस वाले केस के अंदर हमने देखना है कि क्या आप रिलेटेड पार्टी थे किसी भी टाइम पे रिपोर्टिंग पीरियड में। अगर आप कहते हो हाँ जी रिलेटेड पार्टी थे, दूसरा आप कहते हो रिलेटेड पार्टी नहीं थे। अगर तो आप रिलेटेड पार्टी नहीं थे, तब तो बेटा कोई भी डिस्क्लोजर नहीं देना। अगर रिलेटेड पार्टी नहीं थे तो कोई भी डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर आप रिलेटेड पार्टी थे, तो आपको देखना पड़ेगा जो ट्रांजेक्शन हुई है उसके अंदर आपने ट्रांसफर करे हैं रिसोर्सेज को, या कोई कोई ऑब्लिगेशन उसके अंदर है। आप कहते हो कि ऑब्लिगेशन ट्रांसफर हुआ है, आप कहते हो यस ट्रांसफर हुआ है, आप कहते हो नहीं सर ट्रांसफर नहीं हुआ। अगर ट्रांसफर नहीं हुआ या ऑब्लिगेशन कोई नहीं है, आप सिर्फ ये चेक करो क्या कंट्रोल था। आप चेक करो क्या कंट्रोल था। अगर आप कहते हो यस कंट्रोल था, अगर आप कहते हो यस कंट्रोल था, तो कंट्रोल के केस में आपको नेम, रिलेशनशिप, ये डिस्क्लोज करना है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि ट्रांसफर करें रिसोर्सेज या ऑब्लिगेशन इज देयर, ऐसे केस में आपको नाम भी बताना है, आपको रिलेशनशिप भी बताना है, आपको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन भी बता के चलनी है, आपको अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन भी बता के चलना है, आपको बताना है कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगर कोई है वो कितना है, आपको बताना है जो अमाउंट राइट ऑफ करी है अगर कोई कितनी करी है, ये कितनी अमाउंट है जो राइट बैक करी है ड्यूरिंग द ईयर। तो ये सारे डिस्क्लोजर बेटा आपको देके चलने होंगे। समझ आया बेटा। यस सर। मैंने बड़ा शॉर्ट बड़ा रफ में लिखा है बेटा, बस यही चीजें आपके डिस्क्लोजर के अंदर लिखी हुई है। आपकी यही चीजें क्या लिखी हुई है डिस्क्लोजर के अंदर लिखी हुई है, कि आपको क्या क्या बता के चलना होगा। अगर ट्रांजेक्शन हुई है रिलेटेड पार्टी ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको बस क्या बताना है। अगर मान लो ट्रांजेक्शन हुई ही नहीं है, तो कोई डिस्क्लोजर भी नहीं, रिलेटेड पार्टी है, ठीक है, ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, कंट्रोल एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में बस नेम और रिलेशनशिप बता देना। कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करता, कोई डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है। कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करता, कोई डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, डन जी। यस सर। खत्म हो गया बेटा, स्टैंडर्ड खत्म हो गया। अब इसके क्वेश्चंस करने हैं, आज वाले क्वेश्चंस के। हर्षित आपके सही बेटा बुक पहुंची।
नहीं सर, आज नहीं आई, शायद कल आ जाए। फिर हो सकता है बेटा कल पहुंच जाएगी, क्योंकि अगर अरमान के पास पहुंच गई है ना बेटा, आपके पास भी पहुंच जानी चाहिए। यस सर। चलो, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, बस क्वेश्चन पढ़ना है और आपने मुझे ये बताना है कि क्या होगा इसके। नर्मदा लिमिटेड जो है उसने 90 लाख रुपए का सामान बेचा है गंगा लिमिटेड। बेटा व्हाट इज द बेस्ट वे रिलेटेड पार्टी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का? चार्ट बनाना शुरू करो। नर्मदा लिमिटेड है कोई, उसने गंगा लिमिटेड को सामान बेचा है 90 लाख रुपए का, 31वां 21 में। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है नर्मदा लिमिटेड का, वो ओन करता है 100% ऑफ द गंगा लिमिटेड। ये जो कंपनी है, ये नर्मदा लिमिटेड का कोई एमडी है, उसके पास इसकी 100% होल्डिंग है, 100% होल्ड करके चलता है। द सेल्स वर मेड टू गंगा लिमिटेड एट द नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ये जो सेल हुई है 90 लाख रुपए की, क्या नहीं, ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस के ऊपर हुई है। चीफ अकाउंटेंट जो है नर्मदा लिमिटेड का कंटेंट करता है कि सेल जो है उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है फ्रॉम अदर सेल्स, तो कोई डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है। आपको बस ये बताना है क्या चीफ अकाउंटेंट करेक्ट है या नहीं। नो सर, वो की मैनेजर पर्सोनल हो गया ना, इसलिए। क्या कह रहे हो, करेक्ट है या नहीं है? नहीं करेक्ट ये बोल रहे यस सर, चीफ अकाउंटेंट रॉन्ग है। हो? बिल्कुल सही। चीफ अकाउंटेंट रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है? क्योंकि देखा जाए बेटा, देखो ये एमडी जो है इज द केएमपी। अब केएमपी की जो एंटरप्राइज है, ठीक है, केएमपी जो है उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। केएमपी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ना, 20% से ज्यादा होल्ड कर रहा है। और अगर केएमपी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, क्या वो रिलेटेड पार्टी के अंदर कवर हो जाता है? तो क्या रिलेटेड पार्टी के अंदर कवर होगी एन लिमिटेड और गंगा लिमिटेड? यस अब सर। चूंकि रिलेटेड पार्टी है तो इस वजह से डिस्क्लोजर देके चलना पड़ेगा। चाहे ट्रांजेक्शन नॉर्मल सेलिंग प्राइस के ऊपर करिए तब भी डिस्क्लोजर देके चलना पड़ेगा। तो कंटेंशन जो है उसका रॉन्ग है। आंसर एक बार पढ़ के देखो बेटा, एक बार आंसर पढ़ के देखो। डन सर। डन। चलो इसके आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। मिस्टर राज जो है वो केएमपी है, उसको 2.5 लाख रुपए की रेमुनरेशन मिली है कंपनी से 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 जून। 1 जुलाई को उसने सर्विसेज बेटा छोड़ दी। कहने क्या क्लोजिंग डेट के ऊपर आपको बता के चलना है, क्या करेंगे क्लास में? मैं आपको कह रहा हूँ बेटा देखो, इस वाले स्टैंडर्ड को अगर आप करके चलोगे ना, इस वाले स्टैंडर्ड थ्योरी के थ्रू पूरा गड़बड़ होगी। आप वही चीजों को अगर क्वेश्चंस के थ्रू अगर करके चलेंगे फर्क पड़ेगा। हमने हमने क्या करना है, क्वेश्चन के थ्रू कई चीजें हमने क्वेश्चन के थ्रू सीख लेनी है। ठीक है बेटा? यस सर। हमने एक लाइन पढ़ी थी, मुझे ध्यान आ रहा है मैंने क्लास में चीज बोली है, आज की क्लास में बोली है, कि हम रिलेटेड पार्टी जो देखते हैं कि वो थी या नहीं, किस टाइम पे देखते हैं? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। क्या किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या चीजों में रिलेटेड पार्टी थे? आंसर है यस, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे रिलेटेड पार्टी थे, है ना? मिस्टर राज जो है वो केएमपी था, ही इज अ रिलेटेड पार्टी। उसके पास वो एबिलिटी थी कि वो कंट्रोल कर पाए। तो आपको यहाँ पर रिलेटेड पार्टी है, तो यहाँ पर आपको डिस्क्लोजर देके चलना पड़ेगा। क्या रिलेटेड करना आइडेंटिफाई करना चाहिए? आंसर है यस, कि उसको रिलेटेड करना आइडेंटिफाई करना चाहिए, बिकॉज जो हम देखते हैं दैट इज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, रिपोर्टिंग पीरियड में किसी भी पॉइंट पे। ठीक है बेटा? यस सर। चलो अगला पॉइंट देखो। एक्स लिमिटेड जो है उसने क्या करे हैं, एक्स लिमिटेड जो है उसने गुड्स बेचे एसोसिएट कंपनी। एक्स लिमिटेड ने क्या करे हैं, गुड्स बेचे हैं एसोसिएट कंपनी। अब एसोसिएट कंपनी को गुड्स बेचे फर्स्ट क्वार्टर में, उसका रिलेटेड पार्टी करें एग्जिस्ट करना रह गई, उसका रिलेटेड पार्टी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा अब मुझे बताओ, रिलेटेड पार्टी जो एग्जिस्ट नहीं करती, क्या रिपीटेड क्वेश्चन आ गया? क्या रिपीटेड क्वेश्चन आ गया?
यस सर। बस यहीं पे गड़बड़ करके। रिलेटेड पार्टी आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, लेकिन क्या एक टाइम पे रिलेटेड पार्टी थी? तो अब मुझे बस अब यहाँ पे डिस्क्लोजर देना है नहीं देना, उसके लिए मैंने हमेशा ध्यान रखना, हमेशा पूरा क्वेश्चन पढ़ना। बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े ये मत कहना रिपीटेड क्वेश्चन। मैंने बोला रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, आप कहते हैं यस। कहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन? फर्क है क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में, बहुत फर्क है। पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या था? सर्विसेज के लिए पैसा मिला था, ये यहाँ देखना क्या हुआ है। गुड्स वर सप्लाइड एज टू वर सप्लाइड टू एनी अदर ऑर्डिनरी कस्टमर। आपको बताना है एंटायर ईयर के अंदर क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है। एसोसिएट कंपनी है बेटा, वर्ड को तो पढ़ लो, एसोसिएट कंपनी बोली हुई है। क्या एसोसिएट कंपनी के केस में मैं करूंगा? यस सर। डिस्क्लोज करके चलूंगा एसोसिएट कंपनी के केस में? सर वो क्या कोई रिलेटेड। रिलेटेड पार्टी है, एग्री करके रिलेटेड पार्टी है, लेकिन बेटा क्या सिर्फ रिलेटेड पार्टी का मतलब हो गया क्या डिस्क्लोजर देना है? या मेरे को चेक करना पड़ेगा? वो कंट्रोल वगैरह मुझे चेक करना पड़ेगा, क्या कंट्रोल है, क्या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है? बताओ जरा, क्या कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है यहाँ पर? नो सर। फिर ठीक है। अब इस चीज के लिए देखो इसको कैसे करेंगे, सुनो मेरी बात। ये वाली चीज जो है, वो एक पैराग्राफ के अंदर मैं आपको एक चार्ट के थ्रू यहीं पे साइड में बना के दिखाता हूँ। ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूं मोर देन 20% वोटिंग पावर है, मोर देन और इक्वल टू 20% वोटिंग पावर है, मुझे ये चीज चेक करनी। आपके बेटा यहाँ पर दो आंसर होंगे, या तो इसका आंसर यस होगा या इसका आंसर नो होगा, राइट? यस अब सर। आप चेक करो, सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस की हम बात करके चल रहे हैं। मैंने क्यों लिखा यहाँ पे दोबारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? सर 20% से ज्यादा है तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो होगा, लेकिन क्या बेटा ऊपर हम ये चीज कर चुके हैं कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर 20% से कम है और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ना हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। मतलब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो है, यहाँ अगर है, देन इट इज एन एसोसिएट, देन इट इज एन एसोसिएट। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं है। यहां पर मैं कह रहा हूं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, तो इस केस में अगर प्रूव कर देते हैं, अगर हम यहाँ पे प्रूव कर देते हैं, तो नॉट एसोसिएट हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप डेमोन्स्ट्रेट कर देते हो कि ये एसोसिएट नहीं है, यहाँ पर आप डेमोन्स्ट्रेट कर देते हो कि एसोसिएट नहीं है, डेमोन्स्ट्रेट हम कर देते हैं दैट इट इज नॉट एन एसोसिएट, कि ये एसोसिएट है ही नहीं, आपने अगर इसको प्रूव कर दिया, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं। यहां पर अगर हम बात करके चले, 20% से ज्यादा की वोटिंग पावर नहीं है, एसोसिएट क्या ये हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उस केस में आपको प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर 20% से कम है, तो नॉट एन एसोसिएट, राइट? नॉट एन यस सर। एसोसिएट। अब इस वाले केस के अंदर अगर मैं देखूं, यहां पर मुझे कहीं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का लग नहीं रहा, यहां पर मुझे कहीं पर भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का जो है वो चीज लग नहीं रही। तो बेसिकली जहां पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, या बस उसने बोला कि एसोसिएट कंपनी को बेचे थे, उसका रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब ये ट्रांजेक्शन का रिपोर्ट करनी है या नहीं करनी? आंसर है नहीं करनी है, इस ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट नहीं करना। मैं आगे और क्वेश्चंस करने दो इस टाइप के, आई विल गिव यू अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन। ठीक है, आगे एक दो क्वेश्चन और अभी करने दो बेटा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा एक बार। अगला क्वेश्चन रिपीटेड है, वही 90 लाख वाला आ गया, वैल्यू चेंज है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है, ये मैं बताता हूँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ की सप्लायर हु इज डिपेंडेंट ऑन द कंपनी फॉर इट्स एक्सिस्टेंस एंड कंपनी enjoys influence over the prices of this supplier which may not be formally demonstrable। क्या कंपनी को कंसीडर करा जा सकता है और सप्लायर को कंसीडर करा जा सकता है? रिलेटेड या यस नहीं? सर। वो डिपेंडेंट भी है और उसका इन्फ्लुएंस भी है।
डिपेंडेंट है बिल्कुल। चलो की सप्लायर है, डिपेंडेंस है, बट डिपेंडेंसी डज नॉट प्रूव ना। यहाँ तो मेनली वो किस वजह से बन रहा है, ये जो इन्फ्लुएंस आ रहा है ना, इस वजह से। राइट। क्या मैं कह सकता हूँ इन्फ्लुएंस की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर वो है रिलेशन रिलेटेड। अब आपने बता तो दिया रिलेटेड है। मुद्दा सर यही आता है कि लिखना है इसको किस तरीके से। सारी बात तो बेटा लिखने की है, और कुछ तो है ही नहीं स्टैंडर्ड के अंदर। कह रहे हैं सप्लायर और कंपनी को रिलेटेड हम नहीं मान सकते, मेरली बिकॉज द लेटर इज एबल टू इन्फ्लुएंस द ट्रांजेक्शन बिटवीन द पार्टीज। पैरा नंबर 3 कहता है, एक मिनट इन्होंने क्या किया, रुको जरा। एक मिनट, इसका आंसर गलत हुआ बेटा हमारा, चेक करने दो एक बार। Key supplier है who is dependent on the company over its existence. Company enjoys influence over the prices of the supplier, which may not be formally demonstrable. Which may not be formally हम demonstrate नहीं कर सकते कि वो influence कर रहे हैं। देखो बेटा क्वेश्चन को ध्यान से ना पढ़ने का नतीजा, हमने इसको क्या मान लिया था, रिलेटेड। हम लिखा था पेपर में रिलेटेड, गड़बड़ हो गई थी। सर वो तीन कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है। कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही। क्या कंट्रोल है, मुद्दा तो सारा ये है, क्या कंट्रोल है, क्या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, क्या कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। कंट्रोल की बात करते हैं, हम कहते हैं मोर देन वन ऑफ द वोटिंग पावर, ऐसा कुछ है नहीं। कंपोजिशन को कंट्रोल कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वोटिंग पावर के अंदर, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की जब हम बात करके चलते हैं, कहते हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं फाइनेंशियल या ऑपरेटिंग पॉलिसी के अंदर, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते वो पॉलिसी। अब हम कह रहे हैं कि इस केस के अंदर बेशक ये एक ट्रांजेक्शन हुई है सप्लायर के बीच, सप्लायर के साथ क्या हो गया, ये बेशक एक ट्रांजेक्शन हुई है, लेकिन क्या इस वाले केस के अंदर, क्या इस वाले केस के अंदर इन्होंने देखो कैसे लिखा। कहते हैं कि बेशक जो है ये ट्रांजेक्शन हुई है, पार्टिसिपेशन हुई है, although supplier and company have entered into a commercial transaction, the terms of which are influenced by the later। टर्म्स कौन इफेक्ट कर रहा है, लेटर जो है इफेक्ट कर रहा है, बिकॉज ऑफ बार्गेनिंग पावर इन द स्पेसिफिक मार्केट। हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते, हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते इस वाले केस के अंदर कि पार्टिसिपेशन जो है वो फाइनेंशियल या ऑपरेटिंग पॉलिसी में है, कि फाइनेंशियल या ऑपरेटिंग पॉलिसी के अंदर क्या है पार्टिसिपेशन है। इस वाले केस के अंदर बेटा सिर्फ एक जो हमारे बीच ट्रांजेक्शन हुई है, आपने इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के अंदर प्राइस को इन्फ्लुएंस करा। जो कंपनी की कोई फाइनेंशियल पॉलिसी है या ऑपरेटिंग पॉलिसी है, क्या वहां पर हमने इफेक्ट करेंगे, तो हम इसको रिलेटेड पार्टी जो है वो उल्टा नहीं बोलेंगे। ठीक है। और वैसे भी हमने यहाँ पर एक पॉइंट और पढ़ा था, जो हमने पैरा नंबर पढ़ा था, तो एक पैरा के अंदर पॉइंट नहीं था कि अगर एक सिंगल कस्टमर सप्लायर या फ्रेंचाइजर है, ठीक है, सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है, सिर्फ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन की वजह से, बिजनेस की वजह से इकोनॉमिक डिपेंडेंस है उसके ऊपर, हम उसको रिलेटेड पार्टी नहीं बोल सकते। तो इतना कंक्लूड कर लो कि जब भी मैं रिलेटेड पार्टी की बात करके चल रहा हूँ, पहले तो मुझे मतलब पता होना चाहिए रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या है। मेन वहां पर आपको ना दो वर्ड देखने हैं, एक तो कंट्रोल और दूसरा देखना है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अगर आप कंट्रोल नहीं है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दोनों ही नहीं है, तो बेटा डेफिनेटली आपको उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। वहां पर हमने रिलेटेड पार्टी है या नहीं है, उसके लिए पहले कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ये चीज जरूर चेक करनी है। ठीक है। क्योंकि अगर वो रिलेटेड पार्टी नहीं है, ट्रांजेक्शन के बीच हुई नहीं है, तो कोई डिस्क्लोजर ही देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। एक बार बेटा ऐसा करो, ये क्वेश्चंस को बेटा रीड करो। एक बार आप ऐसे करो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, अभी के अभी क्लास में रीड करोगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, फिर क्वेश्चन नंबर 8 बेटा मैं आप लोगों को साथ में करवाऊंगा।
हाँ जी बेटा, रीड कर लिया। यस सर। दोनों क्वेश्चंस के अंदर बेटा कोई डाउट? नो सर। अरमान बच्चे आपको? सर। हाँ जी। नो सर। चलो बेटा, जो सेकंड कैटेगरी आपको इस चैप्टर के अंदर बनती नजर आएगी ना, वो आपको ना होल्डिंग बता देते हैं एक दूसरे की, और आपको बताना होता है कि रिलेटेड पार्टी है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको ये बताना है कौन किसकी होल्डिंग है। कह रहे हैं ए कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड होल्ड करती है वाई लिमिटेड के अंदर 60% शेयर। वाई लिमिटेड जो है वो होल्ड करती है डब्ल्यू लिमिटेड के अंदर 55% शेयर। और जेड लिमिटेड भी एक कंपनी है, वो होल्ड करती है डब्ल्यू लिमिटेड में 35% शेयर। हमें ये बताना है कि इस केस के अंदर रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी है। कैसे करेंगे बेटा? क्या लगता है कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी है? एक्स लिमिटेड होल्ड करती है वाई लिमिटेड में 60%, 50% ज्यादा से होल्डिंग सब्सिडरी है वाई लिमिटेड। तो एक्स और वाई तो रिलेटेड है, ये तो पक्की बात होगी, एक्स एंड वाई आर रिलेटेड। ठीक है, एक्स और वाई रिलेटेड है। आगे बोलो बेटा। वाई लिमिटेड डब्ल्यू के अंदर 55% होल्ड करती है, तो वाई और डब्ल्यू भी रिलेटेड है। वाई और डब्ल्यू भी रिलेटेड है। ठीक है। यस सर। अच्छा, क्या एक्स और डब्ल्यू रिलेटेड है? यस सर। बिल्कुल सर, रिलेटेड है। अच्छा, क्या वाई और जेड को मैं रिलेटेड बोल सकता हूँ? नहीं, है ना? नो सर। वाई और जेड रिलेटेड नहीं है। अच्छा, एक्स और जेड रिलेटेड है क्या? नहीं है। क्यों? कोई की ना तो कोई कंट्रोल है, ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। पढ़ के देख लो बेटा, वही बातें लिखी होंगी। डन बेटा। यस सर। यस सर। चलो चलो, अब आपके सामने मैं क्वेश्चन लेकर हूँ। मेरे को उसका आंसर देके बता जरा, देखते हैं कितना तुम लोगों को समझ में आया। चलो, एम लिमिटेड है। एम लिमिटेड है, 61% शेयर होल्ड करती है बेटा एस लिमिटेड में। एस लिमिटेड जो है 51% शेयर होल्ड करती है एफ लिमिटेड में। सी लिमिटेड जो है 49% 49% शेयर होल्ड करती है एफ लिमिटेड। आपने बस मुझे ये बताना है, एम लिमिटेड, एस लिमिटेड, सी लिमिटेड और एफ लिमिटेड, चारों कंपनी के लिए मुझे अलग अलग उसकी, मेरे को बताओ रिलेटेड पार्टी कौन सी है।
चलो सर एम पहले एम से और शुरू। हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो। सर एम एस और एफ तो रिलेटेड ही है आपस में। एम एस एफ रिलेटेड है, बिल्कुल सही। कैसे? एस जो है मैं कह सकता हूँ सब्सिडरी है। अब एस लिमिटेड आगे एफ लिमिटेड के अंदर 51% होल्ड करता है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एफ लिमिटेड भी सब्सिडरी ही Yes, sir. है ना? तो एम एस एफ और तो सब्सिडरीज हो गए, मतलब एस और एफ सब्सिडरी होगी। एस की बात करके चलो, एस के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एम जो है वो होल्डिंग है और एफ जो है वो सब्सिडरी है। एफ की बात करके चलो तो मैं कह सकता हूँ सी और एस, इनकी अब हम बात करके चलेंगे, ठीक है? पहले तो चलो, अगर मैं बात करके चलूं एम की, क्या एफ के लिए एम क्या है? एम क्या है? होल्डिंग है। एम जो है वो होल्डिंग ही है ना, एक तरह से अल्टीमेट होल्डिंग है। अगर मैं बोल सकता हूँ एस इज अ होल्डिंग कंपनी, देन एम नॉट इज अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी। तो एफ के लिए जो एम है वो अल्टीमेट होल्डिंग है और एस जो है वो होल्डिंग है। सी जो है उसको क्या बोलेंगे? एफ और सी क्या बोल सकते हैं? सी ने इन्वेस्ट करा हुआ है एफ में, क्या मैं कह सकता हूँ ये एक इन्वेस्टर कंपनी है या इन्वेस्टिंग पार्टी है? और सी के लिए एफ क्या बन जाएगी? एसोसिएट। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये एसोसिएट है, सी और एफ क्या एसोसिएट है? एसोसिएट क्यों है? क्योंकि 20% से ज्यादा है लेकिन 50% से कम है, सब्सिडरी नहीं है ना? यस सर। डन। यस सर। चलो एक केस और लेते हैं हम। इसके अंदर मुझे बताना क्या होना चाहिए। कोई बैंक है, से यूके बैंक, पी लिमिटेड में बेटा ये 20% होल्ड करता है। बैंक ने क्या करा हुआ है, इसको एक लोन दे रखा है। कितने का लोन दिया हुआ है? 20 मिलियन का लोन दिया हुआ है मार्केट इंटरेस्ट रेट के ऊपर। लोन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बैंक के पास पावर है कि वो एक पर्सन को क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है, नॉमिनी कर सकता है एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है? और अगर कोई भी मेजर ट्रांजेक्शन होगी, कोई भी मेजर जो ट्रांजेक्शन होगी उसके अंदर कंसेंट चाहिए होगा किसका? बैंक का। मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट। मुझे लग रहा है बेटा पेपर में इस बार ये पूछेगा तुमसे। मुझे लगा पेपर में तुमसे ये पूछेगा इस बार। ठीक है? यस सर। बताओ, बताओ जरा इसके अंदर आपने मुझे बताना है। क्या यूके बैंक और पी लिमिटेड रिलेटेड पार्टी है? अगर पी लिमिटेड आपकी रिपोर्टिंग एंटिटी है। सर 23% है तो इसका मतलब सब्सटैंशियल इंटरेस्ट तो आ गया। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट या सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट, बोलो बेटर वर्ड क्या है? सर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ओके ठीक है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब वो एक्सरसाइज कर सकता है, तुम ये कह रहे हो? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वो कर सकता है ना बेटा, 20% ज्यादा की होल्डिंग है ना। यस सर। अच्छा, नॉमिनी डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट करने की पावर है, यस सिग्निफिकेंट सर। इन्फ्लुएंस है ना? क्या लगता है? रिलेटेड है, बिल्कुल है। अच्छा, अगर इस वाले क्वेश्चन के अंदर 20% कम होल्डिंग होती फिर एग्जम्पशन मिल सकती थी। ठीक है, मतलब इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखा जाए बेटा, देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है यूके बैंक का पी लिमिटेड के ऊपर। अगर एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन होती है ना वैसे, मतलब प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस के बारे में ऊपर एक जगह पे हम पढ़ के आए हैं कि प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस जो है वो रिलेटेड पार्टी नहीं होते, उनको टीम रिलेटेड नहीं माना जाता अगर नॉर्मल डीलिंग हो रही है। तो अगर एक नॉर्मल डीलिंग हो रही होती और ऐसे इन्वेस्टमेंट ना होती तो बेटा ये रिलेटेड पार्टी नहीं थे। ठीक है बेटा? यस सर। चलो बेटा ये हो गया। बेटा बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं ना अभी, जितने एएसए टीम के, मैं चाहता हूँ एक बार आप पहले खुद से रीड करना। किसी क्वेश्चन के अंदर बेटा कोई प्रॉब्लम आएगी, नहीं हो रहा होगा, वो आप मेरे से डाउट्स में पूछ रहे हैं रिलेटेड पार्टी के, लेकिन मैं क्वेश्चन चाहता हूँ आप लोग खुद से रीड करें। ठीक है?
सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको नजर आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन आपको पहले भी नजर नहीं आएगा। फेदर वैल्यूज भी सेम थी, 61, 51, 49। शायद मैंने जो केस लिया उसके अंदर यही पहले मैंने वैल्यूज ली। ठीक है, तो आपको कुछ नयापन नहीं दिखने वाला क्वेश्चन के अंदर। हाँ, यहाँ पर आपको जरूर एक क्वेश्चन नंबर 20 जो है, इसके अंदर उसने क्या ये बताओ कि आप डिस्क्लोजर कैसे लेके चलोगे। तो हमने पढ़ा है ना कि जहां पर आपके पास क्या है, ट्रांजेक्शन हो रही है, ट्रांसफर हुए हैं रिसोर्सेज, तो वहां पर आपको नेम बताना है, वहां पर आपको रिलेशनशिप बताना है, नेम ऑफ ट्रांजेक्शन बताना है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगर कोई है वो बताना है, कितना अमाउंट राइट ऑफ करा है वो बताना है। तो बेटा वही सब चीजें ना यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो ये वाला आपका इसके थ्रू अपने आप ही कवर हो जाएगा। ठीक है जी, बस बेटा हो गया ये सेटिंग। ये डन विद ए सेटिंग। ए सेटिंग के अंदर बेटा कोई और डाउट, कुछ पूछना चाहते हो? हाँ डेफिनेटली आई विल ट्राई कि ए सेटिंग का ना कुछ इस टाइप की समरी मैं बना दूं कि आपने वो एक पेज देखा और आपको पेपर के अंदर ये पता हो कि करना क्या है। मतलब वो आप एक पेज पेपर से पहले देख जाओ, ठीक है, और आप ए सेटिंग के आंसर बड़े आराम से दे दो। मैं ट्राई जरूर करूंगा बेटा ए सेटिंग की ऐसी कुछ समरी बनाने कि आपको पता है कि हाँ हमने अगर ए सेटिंग करना है उसी एक पेज देख के जाना है और कुछ नहीं। हाँ जी बेटा डन है। यस सर। कुछ पूछना है बेटा, किसी बच्चे का कोई डाउट है बेटा पूछ लो, सर। क्योंकि अगला स्टैंडर्ड हमारा जो आ रहा है वो है AS 24। ठीक है, AS 24 जो है वो बेटेक्स से हम बेटेक्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं रेफर हम डेफिनेटली करके चलूंगा, लेकिन मेन फोकस बेटा AS 24 में जो रहेगा दैट विल बी ऑन द क्वेश्चंस। AS 24 में बेटा मेन क्वेश्चन जो मेन जो रहने वाला है दैट विल बी ऑन द क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो बस 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग में बंद कर रहा हूँ। ठीक है बेटा।